थोड़ा समय लगे अमीर होने में, पर वो लकड़ियां तुम्हारे जान से कीमती तो नहीं है ना भाई। क्यों? सही कहा ना मैंने, जान है तो जहान है ना? हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया व्यापारी जी। आपके लिए कल मैं जंगल के अंदर से 8 चांदी के सिक्के वाली लकड़ियां लाकर दे दूंगा। हाँ। हाँ, लेकिन ध्यान से जाना, और हाँ, झील के उस पार जाने की सोचना भी मत, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, जी जी, मैं समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यापारी जी। वैसे मैं आपको क्या कहकर पुकारूं, मालिक या व्यापारी जी? तुम मुझे व्यापारी जी कहकर पुकारो, क्योंकि तुम मेरे गुलाम नहीं हो, तुम आजाद हो। तुम भी एक व्यापारी हो जो अपना सामान किसी को बेचता है, मेरी तरह, समझे? और हाँ, आज तुम मेरे ही घर पे रुक जाओ, कल चले जाना। मेरी पत्नी काफी अच्छा भोजन बनाती है। अरे एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। हाँ। पर व्यापारी जी। अरे बार बार आर पार कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। तुम आज यहीं से भोजन करके जाओगे, बस बात खत्म, ठीक है? अब ज्यादा बातें नहीं। अरे भाई, तुम मेरे मेहमान हो, और अपने मेहमान की खातिरदारी के बिना कहीं हम जाने नहीं देते हैं उसे, समझे? काश आप मुझे पहले मिल चुके होते तो कितना अच्छा होता। आप कितने अच्छे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे सच्चे और अच्छे लोग अब भी मौजूद हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज। अगर आप सबका हो चुका हो तो खाना खा लीजिए, वरना आप सबकी बातें तो चलती रहेगी, लेकिन उस चक्कर में खाना ठंडा हो जाएगा। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, हम भी आते हैं भोजन करने। अरे तुम खाना तो परोसो, देखना तुम्हारे खाना परोसने से पहले ही हम आसन में विराजमान हो जाएंगे। हाँ। हाँ हाँ ठीक है, अभी परोसती हूँ। अब चलो भाई, लकड़हारे हाथ धो लो, वरना मेरी बीवी हम दोनों को धो डालेगी। Get ready to play. Color bar. Made for music. अब लकड़हारा जंगल जाने के लिए अनुमति लेता है। हाँ तो ठीक है व्यापारी जी, अब मैं चलता हूँ और आज शाम तक आपको लकड़ियाँ काट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, पर अपना ध्यान रखना, और ज्यादा लालच में आके जोखिम मत उठाना, ठीक है? हाँ ठीक है व्यापारी जी, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते ही लकड़हारा जंगल के अंदर चला जाता है। और सबसे पहले माँ के मंदिर जाता है। जय माता दी। माँ देखो मैं आ गया, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी जिंदगी बदल गई है। मुझे पता है ये सब आपकी ही कृपा से हुआ है। मुझे तो लगा था कि ये सब एक अफवाह होगी, लेकिन यहाँ तो जो भी आता है उसकी मनोकामना सच में पूरी हो जाती है। आप धन्य हैं माँ, धन्य हैं। मैं आज तो आपके लिए कुछ लेकर नहीं आ पाया, परंतु हाँ, लकड़ियाँ काटने के बाद मुझे जो पैसे मिलेंगे ना, तब मैं आपके लिए जरूर कुछ खरीद कर लाऊंगा। आज के लिए आप मेरी भक्ति और मेरी पूजा से ही काम चला लीजिए। चलिए, जय माता दी। ऐसा कहते ही लकड़हारा लकड़ियाँ काटने लगता है और लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगता है, पर उसका मन बार बार झील के उस पार जाने का करता है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा मन बार बार झील के उस पार जाने के लिए क्यों कर रहा है? कहाँ मुझे मात्र 3 या 5 तांबे के सिक्के मिलते थे, और कहाँ अब मुझे पूरे 8 चांदी के सिक्के मिलने वाले हैं। मुझे तो इसी खुशी में खुश रहना चाहिए। मैं कहाँ लालच में आ रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, लालची तो मैं पहले नहीं था, मुझे अब भी लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या इतने पैसों की बात सुनकर मेरे मन में लालच जाग गया है क्या? मुझे खुद को संभालना चाहिए। लेकिन मैंने माँ से तो कहा है कि मैं माँ के लिए कल कुछ खरीद के लाऊंगा। अगर मैं झील के उस पार गया और बचा ही नहीं, तो माँ के लिए क्या कुछ ला पाऊंगा? हाँ,
इतनी मुश्किल से अब मेरी किस्मत बदली है, मैं ज्यादा लालच के चक्कर में ये जीवन गंवा नहीं सकता। नहीं भाई, नहीं नहीं। लकड़हारा ने कैसे भी करके अपने मन को शांत किया और लकड़ियां लेकर व्यापारी के पास गया। हाँ, ये लीजिए व्यापारी जी, आपकी लकड़ी मैं ले आया। अरे लकड़हारे तुम, मैं अभी तुम्हारी ही बात कर रहा था। मेरी बात कर रहे थे? मैं कुछ समझा नहीं। अरे हाँ, वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अब देखो तुम इतने गरीब हो और अचानक से तुम्हें पता चलता है कि तुम लकड़ियां बेचकर भी अमीर बन सकते हो, तो तुम कहीं इस लालच में झील के उस पार न चले जाओ। बस यही सोचकर मैं चिंता कर रहा था। आप तो सच में कितने अच्छे हैं। आप तो मुझसे कल ही मिले, पर आप मुझे अपने परिवार की तरह ही चिंता कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपका कोई अपना हूँ। अरे और नहीं तो क्या, अपने नहीं हो तो अपने बन जाओगे। अपना बन जाऊंगा? मैं कुछ समझा नहीं व्यापारी जी। अरे हाँ देखो, मेरी भतीजी है, मैं उसके लिए रिश्ता खोज रहा हूँ और तुम उसके लिए एकदम योग्य लड़के हो। देखो मैं मानता हूँ तुम थोड़े बेवकूफ हो, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हो और तुम्हारा व्यवहार भी काफी अच्छा है। तुम मेरी भतीजी का पूरा ध्यान रखोगे, मुझे पूरा यकीन है। और अब तो तुम मोटा पैसा भी कमाने लग गए हो। इन पैसों से तुम कुछ ही दिनों में एक घर खरीद पाओगे और आराम की जिंदगी जी पाओगे। हाँ हाँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं व्यापारी जी? मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते के लायक हूँ। अरे तुम हो, और वैसे भी तुमने भगवान से शिकायत की थी कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तो अब क्यों मना कर रहे हो? देखो लड़की, तुम्हें आगे चलकर तो किसी न किसी से शादी करनी ही है, तो मेरी भतीजी से कर लो। वो दिखने में भी काफी सुंदर है और खाना बनाने की बात तो पूछो ही मत। ओए होए होए, इतना स्वादिष्ट बनाती है, इतना कि तुम रोक नहीं पाओगे अपने आप को। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। मुझे आप एकदम सही पर लगते हो। अच्छा, अगर आप सब बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं राजी हूँ। बताइए कब करनी है शादी? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, आप पहले अपने लिए घर तो खरीद लें। बिना घर के आप अपनी पत्नी को कहाँ रखेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी झोपड़ी में रहे? हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं पूरी मेहनत करूंगा और एक अच्छा सा घर खरीदूंगा, ताकि मेरी होने वाली पत्नी को कभी किसी कोई चीज की कमी ना हो, चिंता ना हो। मुझे पता था कि आप मेरी भतीजी के लिए एकदम उत्तम वर हैं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अरे आइए आइए, हम रिश्तेदार बनने वाले हैं, गले लगिए, आइए। और अगले दिन सुबह उठकर लकड़हारा सबसे पहले माँ के लिए फूलों की माला खरीदता है और प्रसाद चढ़ाने के लिए फल भी खरीदता है। और लकड़हारा फिर से जंगल की ओर निकल जाता है। जय माता दी, जय माता दी। माँ, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपके लिए माला लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये मैं आपको चढ़ाता हूँ और मैं आपके लिए फल भी लेकर आया हूँ। लकड़हारा माँ को माला और फल चढ़ाता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा माँ कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। जब से आपके इस मंदिर में आया हूँ ना, हाँ, मेरी तो किस्मत ही बदल गई है माँ। अब बहुत ही जल्दी मेरी शादी होने वाली है और मेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी ही इच्छा पूरी ना हो, बल्कि मेरी पत्नी की भी हर इच्छा पूरी हो। और उसके लिए मैं हर वो काम करूँगा जिससे मेरी पत्नी एक रानी की जिंदगी जी सके, मुझे कितना भी खतरा क्यों न उठाना पड़े। इसीलिए माँ, मैंने तय किया है कि मैं झील के उस पार जाना चाहता हूँ, ताकि जल्द से जल्द अमीर बन सकूं और अपनी पत्नी का ध्यान रख सकूं। हाँ, चलो माँ, जय माता दी। ऐसा कहते ही वो झील के उस पार चला गया।
रात हो गई, लेकिन लकड़हारा व्यापारी को लकड़ी देने अभी तक नहीं आया। अरे लकड़हारे ने आज तक कभी लकड़ी देने में देर नहीं की, फिर आज इतनी देर कैसे हो गई? कहीं वो शुभ शुभ कहिए, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि आज वो लकड़ी लाने गए ही नहीं होंगे। आप हिम्मत रखिए। काफी रात हो जाती है, पर लकड़हारा वापस नहीं आता। उन्हें लगता है कि शायद वो आज लकड़ी लाने नहीं गया होगा। हैं? कहाँ बंद किया हूँ यार? फिर सुबह हो जाती है। व्यापारी लकड़हारा की झोपड़ी पर जाता है, जबरदस्ती करेलू का? लकड़हारा नहीं मिलता। हाँ तो कब कनेक्ट हो जाता, जब नहीं जब पहले तो काज कर लगा। ओहो, ये मेरी ही गलती थी। ये मैंने क्या कर क्या दिया? मुझे बताना ही नहीं चाहिए था झील के उस पार की लकड़ियों के बारे में। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? व्यापारी घर वापस आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वो सब चिंता में पड़ गए। अब रात हो चली है। अब उन्हें विश्वास हो चुका है कि अब वो लकड़हारा जिंदा नहीं है। तभी अचानक से एक आदमी दूर से चला आ रहा था और काफी घायल लग रहा था। उसे काफी चोटें भी आई थी। जब वो नजदीक गए तो पता चला कि वही लकड़हारा है। जैसा मैंने सोचा था, तुम सच में एक निहायती बेवकूफ हो। अरे मैंने तुम्हें मना किया था ना, तो तुम क्यों गए झील के उस पार? हैं? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? देखिए, मैंने ये सब अपनी होने वाली पत्नी के लिए किया। मैंने बस अपना फर्ज निभाया और कुछ नहीं। लकड़हारा के ऐसे कहते ही वो बेहोश हो गया। व्यापारी उसे वैद्य के पास ले गया। अच्छा है, इसे कोई गहरी चोट नहीं लगी। ये बहुत ही भाग्यशाली है कि झील के उस पार जाकर भी बच गया, वो भी अकेले जाकर बच गया। हाँ, भले ही लकड़हारा मरते मरते बचा हो, लेकिन उसने इतनी लकड़ियां पाली कि अब उसने पूरे 5 सोने के सिक्के कमा लिए थे। और अगले ही दिन एक आलीशान घर खरीद लिया था और अब वो खुशी से अपना जीवन जीने लगा। ले करी ना। गांव की औरतें कुएं पर पानी भर रही थीं। गौरी भी वही थी। उसके रूप, सादगी और बड़ी बड़ी आंखों पर सबकी नजर थी। तभी हवेली से जमींदार का छोटा बेटा वीरेंद्र अपने घोड़े पर वहां आ पहुंचा। हो, कौन है ये कन्या? ऐसी शालीनता तो मैंने पहले कभी ना देखी। गौरी सिर झुकाकर पानी भरती रही। वीरेंद्र कुछ पल उसे देखता रहा और फिर लौट गया। अगले दिन वीरेंद्र अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं गौरी से विवाह करना चाहता हूँ। अरे वो गरीब किसान की बेटी है, तू हवेली की मर्यादा भूल गया है क्या? मर्यादा गौरी के गुणों में है पिताजी। उसका मन, उसका स्वभाव, यही तो असली कुलीनता है। हाँ, ठीक है, पर याद रख, अब इस निर्णय का भार भी तुझे ही उठाना होगा। सोच ले। कुछ दिन बाद शंख, मंत्रोच्चारण, फूलों की वर्षा से गौरी और वीरेंद्र साथ फेरे ले रहे थे। और कुछ वर्ष बाद हवेली के आंगन में 3 छोटी बच्चियां खेल रही थीं। एक दिन वीरेंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। अचानक घोड़े ने उछाल दिया और वो नीचे गिर गया। उसका सिर पत्थर से टकरा गया। अरे जल्दी करो, वैद्य को बुलाओ। कुछ देर बाद हवेली में वैद्य आ चुका था, मगर वीरेंद्र की सांसें थम चुकी थीं। हाँ, प्राण नहीं बचे, ये स्वर्ग से हार चुके हैं। वीरेंद्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गौरी फूट फूट कर रो रही थी। तीनों बच्चियां
माँ से चिपकी हुई थी। वीरेंद्र का बड़ा भाई बलराम खड़ा था। उसकी नजरें टेढ़ी थी। हे प्रभु, मेरा सुहाग क्यों छीन लिया? अब मेरी बेटियां किस सहारे जिएंगी? तेरे आंसुओं से क्या होगा गौरी? अब ये हवेली मेरी है, मेरी। भैया साहब, ये घर वीरेंद्र का भी है। मैं और मेरी बेटियां कहाँ रहेंगी? ऐसा है कि वीरेन तो अब रहा नहीं। जमीन और हवेली थी पिताजी की, और अब तो मैं वारिस हूँ। ये समझ ले, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये अन्याय है। बेटियां क्या अपने पिता के घर में नहीं रह सकती? अरे बहुत जबान चल रही है ना तेरी। ए, पहरेदार, इसे और इसकी लड़कियों को हवेली से बाहर निकालो। देखो इसको, ले जाओ। गौरी और उसकी 3 बेटियों को घर से निकालने के बाद बलराम गांव की चौपाल में आकर गुस्से से बोला, सब लोग कान खोल के सुन लो। जो कोई भी इस औरत या इसकी लड़कियों को शरण देगा, वो मेरी हवेली से शत्रुता बोल लेगा। याद रखना। गौरी अपनी पारुल, राधा, चंद्रलेखा को लिए दरवाजे दरवाजे भटकती रही। थक हार कर गौरी ने गांव के बाहर एक पुराने तालाब के किनारे कुछ लकड़ियां और सूखी घास जोड़कर एक छोटी झोपड़ी बनाई। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ झुके हुए थे और दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आती थी। यही ठीक है, कम से कम कोई निकालने नहीं आएगा यहाँ से। चलो मेरी बेटियों, झोपड़ी के अंदर चलो, धूप तेज हो गई है। गौरी की बड़ी बेटी पारुल, जो अपनी दोनों बहनों में थोड़ी सी समझ रखती थी, मासूमियत से अपनी माँ की ओर देखकर बोली, माँ, ये हमारा नया घर है। हाँ पारुल, यही अब हमारा आसमान है, यही हमारी जमीन। जब अपने छीन लें तो परायों की परछाई भी बहुत होती है। गौरी ने बच्चियों को बैठाया, झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा चूल्हा बनाया। फिर वो पास की बेल से सूखी लकड़ियां तोड़ने चली गई। अगले दिन गांव के खेत में गौरी हाथ में फावड़ा लिए मजदूरी कर रही थी। सिर से पसीना बह रहा था और पीठ झुकी हुई थी। कुछ वर्ष ऐसे ही बीत गए। तालाब का किनारा थोड़ा संवर गया था। झोपड़ी अब मिट्टी और गोबर से लीप दी गई थी। गौरी की बेटियां अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। एक दिन गौरी खेत में काम कर रही थी, तभी जमींदार बलराम वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर रौब। तुझे बड़ी चर्बी चढ़ गई है। जब मैंने कहा था कि कोई भी गौरी को काम नहीं देगा, तो तूने उसकी मदद कैसे की? मैं नहीं चाहता कि ये और इसकी बेटियां गांव के आसपास भी रहें, समझा? बलराम वहां से चला गया। खेत का मालिक चुपचाप गौरी की ओर मुड़ा। हाँ, तुम जानती हो गौरी, पूरा गांव बलराम के डर में जी रहा है। उसके बाप के मरने के बाद से वही इस गांव का मालिक है। माफ करना, क्या करें, हम मजबूर हैं। गौरी आंसू भरी आंखों से खेत से लौटकर अपनी झोपड़ी पहुंच गई। उसकी तीनों बेटियां भूख से तड़प रही थीं। माँ, आज खाना नहीं लाई, हमें बहुत भूख लगी है। मुझे, चंद्रलेखा को, राधा को। गौरी की आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटा, खेत से दाना पानी भी बंद हो गया है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं? माँ, उदास मत हो, मैं जंगल में घूमती रहती हूँ। वहाँ एक बूढ़े बाबा रहते हैं। वो मुझे जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं। आप उनसे क्यों नहीं सीख लेती? अगर आपको जड़ी बूटियों का ज्ञान हो गया तो आप बीमार यात्रियों का इलाज करके पैसा कमा सकती हैं। छोटी पारुल के मुंह से इतना बड़ा उपाय सुनकर गौरी की आंखें भर आईं। गरीब के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। आज देख ही लिया, तू अपनी उम्र से बहुत बड़ी हो गई है बेटी। पारुल माँ का हाथ पकड़कर उसे जंगल ले गई। वहाँ बूढ़े बाबा तप में लीन बैठे थे। पारुल को देखकर उन्होंने मुस्कुराहट के साथ आंखें खोली। ये तुम्हारी पुत्री है? अरे, ये तो अक्सर यहाँ पे आती रहती है। बहुत जिज्ञासु है ये।
गौरी ने बाबा को सारी आप बीती सुनाई और जड़ी बूटी का ज्ञान मांगा। बाबा, मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान दीजिए, मुझे जीने का सहारा चाहिए। हाँ, तुम्हारी बातों में सच्चाई है बेटी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हर रोग की औषधि, हर पीड़ा की दवा। तुम मुझसे बेहतर वैद्य बनोगी, देख लेना। उस दिन से गौरी रोज बाबा से मिलने लगी। धीरे धीरे उसने जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो झोपड़ी के पास से गुजरते बीमार यात्रियों का इलाज करने लगी। लोग ठीक होने लगे और गौरी को थोड़ा थोड़ा धन मिलने लगा। समय बीतता गया और 20 वर्ष और बीत गए। अभी तीनों बच्चियां नहीं रही, जवान हो चुकी थी। गांव वालों और यात्रियों के बीच वो बूढ़ी की 3 बेटियां कहकर जानी जाने लगी थी। एक दिन तीनों बहनें तालाब के पास बैठी थीं। दीदी, ऐसा कब तक चलेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हम तीनों जवान हो चुके हैं। अब हमारी विवाह की उम्र है। क्या हमारा विवाह कभी नहीं होगा? पारुल की आंखों में गुस्सा उतर आया। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें माँ की तकलीफ नहीं दिखती? वो कैसे हमें पालती रही है, ये भूल गई? अरे जब समय आएगा तो विवाह भी हो जाएगा। लेकिन ये सोचो, क्या तुम विवाह के बाद माँ को इस झोपड़ी में अकेले छोड़कर जा सकोगी? चंद्रलेखा भी अपने भीतर दबे प्रश्नों को रोक नहीं सकी। तो क्या तुम चाहती हो कि हम भी माँ की तरह सारा जीवन इसी झोपड़ी में बिता दें? पारुल उठ खड़ी हुई और दोनों बहनों को गुस्से से घूरती हुई बोली, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। कितनी मतलबी हो गई हो तुम दोनों। इतना कहकर वो झोपड़ी की ओर चली गई। राधा और चंद्रलेखा वहीं बैठी रह गई। उनके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ नया जन्म ले रहा था। अगर मेरी किस्मत में कोई राजकुमार लिखा हो और वो मुझे विवाह के लिए कहे तो मैं तुरंत हाँ कर दूंगी। मैं तो हमेशा आने जाने वाले यात्रियों को देखती हूँ। उनमें से कई बड़े व्यापारी भी होते हैं। उनके पास धन दौलत होती है, सोने की जंजीरें, बड़ी हवेलियाँ। अगर किसी ने मुझे विवाह के लिए कहा तो मैं मुड़कर कभी इस तरफ नहीं देखूंगी। उधर झोपड़ी में पारुल जड़ी बूटियां पीस रही थी। उसका चेहरा अब भी गुस्से से तना हुआ था। तभी बूढ़ी हो चुकी गौरी पास आ पहुंची। क्या हुआ बिटिया, इतनी क्रोधित क्यों हो? माँ, राधा और चंद्रलेखा को क्या हो गया है समझ नहीं आता। उन्हें अब आपकी सेवा की भी परवाह नहीं, ना ही ये जड़ी बूटियां बनाने में मदद करती हैं। गौरी ने लंबी सांस ली और चुपचाप बैठ गई। इसमें उनकी गलती नहीं है बेटी, वो जवान हो चुकी है और जवान होती लड़कियों के साथ उम्मीदें भी जवान हो जाती हैं। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। अगली सुबह हमेशा की तरह राधा कुल्हाड़ी उठाते हुए बोली, माँ, मैं जंगल जा रही हूँ लकड़ियाँ काटने। शाम तक लौट आऊंगी। राधा जंगल की ओर निकल गई। वो एक पेड़ के पास पहुंची ही थी कि तभी किसी की दर्द भरी कराह उसके कानों में पड़ी। उसने चारों ओर देखा। सामने एक युवक जमीन पर पड़ा करहा रहा था। कौन है आप? क्या हुआ आपको? मैं केशव नगर का राजकुमार आदित्य हूँ। शिकार के दौरान एक भेड़िए ने हमला कर दिया, घोड़े से गिर गया। भेड़िया कहाँ गया? घबराओ मत, मैंने भी उस पर वार किया है। वो घायल होकर भाग गया। राधा ने पास की झाड़ियों से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ी और राजकुमार के घावों पर लगाने लगी। थोड़ी ही देर में राजकुमार को आराम मिलने लगा। उसकी निगाहें अब राधा के चेहरे पर टिक गई। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? राधा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके मन में संशय जागा। अगर उसने सब सच बता दिया तो कहीं राजकुमार उसकी झोपड़ी तक न आ जाए और उसकी सुंदर बहनों को न देख ले। मैं एक अनाथ हूँ। माँ बाप कुछ साल पहले चल बसे। जंगल में ही रहती हूँ, लकड़ियाँ काटती हूँ और गांव-गांव बेचती हूँ। ओह, ये तो बहुत दुखद है। क्या
हम कल भी तुमसे मिलने आ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद राजकुमार आदित्य रोज राधा से मिलने आने लगा। दिन बीतते गए और दोनों के बीच प्रेम गहराने लगा। राधा, सच कहूँ तो मैं तुमसे प्रेम करने लगा। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं यही सुनने के लिए तरस रही थी। जंगल में रहकर थक चुकी हूँ। हाँ तो फिर देर किस बात की है राधा? वैसे भी तुम अनाथ हो। अगर तुम्हारे माता पिता होते तो मैं तो उनसे पूछ कर ही तुम्हें ब्याह लेता। अब ऐसा तो है नहीं। राधा ने बिना एक पल गंवाए हाँ कह दी। उसी दिन दोनों ने एक मंदिर में विवाह कर लिया और राधा राजकुमार आदित्य के साथ केशव नगर के महल में रहने चली गई। रात गहराने लगी थी। झोपड़ी के बाहर सन्नाटा पसरा था। दीदी, अब तक राधा लौटकर क्यों नहीं आई? पता नहीं, रोज तो इस वक्त से पहले आ जाती थी। वो तुरंत अपनी माँ गौरी के पास पहुँची। माँ, हम राधा को ढूंढने जा रहे हैं। बहुत देर हो गई है। उसने कभी इतना समय नहीं लगाया। गौरी की आंखें भीग गईं, पर वो कुछ नहीं बोली। उसका मौन ही उसकी चिंता बयान कर रहा था। पारुल और चंद्रलेखा लालटेन और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। उन्होंने हर झाड़ी, हर मोड़, हर पेड़ के पीछे देखा। राधा का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। थकी हारी निराश लौटकर जब वो झोपड़ी पहुंची, गौरी वैसे ही आंगन में बैठी थी, आंखों में आंसू लिए। राधा नहीं मिली ना? नहीं माँ, हर जगह देख लिया। मुझे डर लग रहा है, कहीं उसे कोई जंगली जानवर तो। राधा के पास कुल्हाड़ी थी। मैंने उसे बचपन से सिखाया है जंगली जानवरों से लड़ना। घबराओ नहीं, अगर किस्मत में लिखा होगा तो वो जरूर लौटेगी। माँ की बात सुनकर चंद्रलेखा का सब्र टूट गया। उसके भीतर का आक्रोश फूट पड़ा। यही तो फर्क है माँ। अगर राधा को सच में कुछ हो गया ना, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी आपको हमसे कोई लगाव नहीं। आप चाहती ही नहीं कि हम कभी इस झोपड़ी और तालाब से बाहर निकले। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए चंद्रलेखा। मत समझाइए मुझे, अब मैं बच्ची नहीं रही। इतना कहकर चंद्रलेखा मुंह फेर कर लेट गई और गौरी वहीं बैठी बैठी आंसू बहाती रही। अगली सुबह चंद्रलेखा उठी। पारुल और गौरी की ओर देखते हुए उसने धीरे से कहा, मैं पीपल के वृक्ष के पास जा रही हूँ, जहाँ यात्री बीमार होकर बैठ जाते हैं और हमारा इंतजार करते हैं। जड़ी बूटियाँ उठाकर वो झोपड़ी और तालाब से थोड़ी दूर पीपल के वृक्ष के पास पहुँची। तभी वहाँ एक सुंदर युवक आ पहुँचा। चंद्रलेखा उसकी सुंदरता देखकर सम्मोहित हो गई। उधर उस युवक की भी नजर चंद्रलेखा से नहीं हटी। हाँ, आयुर्वेद की देवी, मैं तो अपने जख्म का इलाज कराने के लिए आया था, पर तुम्हारा सुंदर चेहरा देखकर लगता है कि मेरा घाव तो तुम्हें देखकर ही भर गया है। आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम वरुण है। मैं केशव नगर राज्य का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। ये देखो, जख्म अभी भी ताजा है। चंद्रलेखा ने तुरंत जड़ी बूटियों का लेप तैयार किया और बड़े सलीके से उस पर लगाया। जख्म धीरे धीरे शांत होने लगा। क्या मैं तुमसे रोज मिलने आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। उस दिन के बाद वरुण रोज चंद्रलेखा से मिलने आने लगा। दिन बीतते गए और एक दिन वरुण ने सीधे उसका हाथ थाम लिया। देखो चंद्रलेखा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्यों नहीं, पहली ही नजर में मैं तुमसे प्रेम कर बैठी थी। तो फिर मुझे अपनी बूढ़ी माँ के पास ले चलो। मैं उनका आशीर्वाद लेकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा। ये सुनकर चंद्रलेखा गहरी सोच में पड़ गई। उसे डर था कि कहीं अगर वरुण उसकी झोपड़ी में गया और पारुल से मिला तो वो पारुल के रूप और सौंदर्य पर मोहित ना हो जाए। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने झूठ बोला, मैं अनाथ हूँ। क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो सुना था कि तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहती है और बीमार यात्रियों की सेवा करती है। मुझे लगा तुम उसी की बेटी हो। हाँ,
मैं उसी बूढ़ी औरत की बेटी थी। वो दोनों लड़कियां मेरी बहनें थी, लेकिन कुछ दिन पहले तीनों चल बसी। अब मैं अकेली हूँ। ओ, तो फिर तुम्हें जंगल में ऐसे अकेले नहीं रहना चाहिए। चलो 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 मेरे साथ चलो। अभी मंदिर में हम विवाह करेंगे। ऐसे जंगल में रहना ठीक नहीं है। चलो। चंद्रलेखा वरुण के साथ मंदिर चली गई और वहीं उसका विवाह हुआ। उसके बाद वरुण उसे अपनी केशव नगर में बनी हवेली में ले गया। हवेली को देखकर चंद्रलेखा की आंखें फटी की फटी रह गई। इस हवेली जैसा सपना मैंने कई बार देखा था। इधर झोपड़ी में शाम हो चली थी, लेकिन चंद्रलेखा अब तक वापस नहीं आई थी। पारुल बार बार बाहर झांक रही थी। माँ, अब तक तो चंद्रलेखा आ जाती थी। तू चिंता मत कर, अगर नियति में होगा तो वो लौट आएगी। माँ, मेरी दोनों बहनें भले ही आपको कुछ भी समझे, लेकिन मैं जानती हूँ आप कुछ जरूर जानती हैं जो मुझसे छुपा रही हैं। गौरी का सब्र टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब बेटी, बस इतना समझ ले कि तेरी छोटी बहन चंद्रलेखा सुरक्षित है। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। समय यूं ही बीतता चला गया। मुझे बताओ माँ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरी दोनों बहनें कहाँ हैं। अगर आप जानती हो तो आपको मेरी कसम आपको बताना होगा। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, अगर तू कसम नहीं देती तो मैं कभी नहीं बताती। तेरे कानों में शक्ति है तो सुन। पारुल ध्यान से माँ की तरफ देखने लगी। गौरी ने भारी मन से सच बताना शुरू निकलो रखी हुई थी, उसने भी झूठ बोला और कहाँ निकला था मैं? कि वो अनाथ हो चुकी है। उसकी बूढ़ी माँ कहीं जा और उसकी दोनों बहनें इस संसार से बता दी ना। और वो भी हम सब छोड़कर धोखा देकर चली गई। अच्छा, ये सुनते ही पारुल जमीन पर बैठ गई और बता जोर-जोर देना से खाना रोने के। लगी। माँ